एक बार सोचिए, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाए तो क्या होगा। सालों में सीखी जाने वाली चीजें इस फिल्म का हीरो सिर्फ कुछ ही घंटों में सीख जाता है। जिंदगी में कभी कोई सफलता हासिल न कर पाने वाला और हमेशा आलसी रहने वाला एक इंसान आगे चलकर जिस मुकाम तक पहुंचता है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उसके पास न पैसे होते हैं और जिस लड़की से वह सबसे ज्यादा प्यार करता है वो भी उसे छोड़कर जा चुकी होती है। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होता है कि उस दिन के बाद उसे पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं रहती। वह इतना अमीर बन जाता है कि दुनिया की लगभग हर चीज हासिल कर सकता है। हर खूबसूरत लड़की उस पर फिदा हो जाती है। इतना ही नहीं, वह इतना बड़ा और ताकतवर इंसान बन जाता है कि आखिर में देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव तक लड़ता है। आखिर उसने यह सब अकेले कैसे किया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एडी नाम का एक आदमी दिखाई देता है। एडी के पास अपनी जिंदगी को लेकर न कोई जिम्मेदारी होती है और न ही कोई लक्ष्य। वह इतना आलसी होता है कि उसकी जिंदगी में सीरियसनेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वह हर किसी से कहता फिरता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, लेकिन उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। एडी नशे का इतना आदी हो चुका होता है कि अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर रहा होता है। वह हमेशा सोचता रहता है कि उसे एक किताब लिखनी है, लेकिन आखिर क्या लिखना है यही उसे समझ नहीं आता। इसलिए वह बस चुपचाप बैठा रह जाता है। उसे तो बस शराब पीकर टीवी देखते हुए टाइम पास करना पसंद होता है। उसे बॉक्सिंग का भी बहुत शौक होता है, लेकिन अपनी जिंदगी को लेकर वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं होता। यही वजह है कि कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता और वह हमेशा अकेला ही रहता है। यही इंसान इस कहानी का हीरो है। एक दिन एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से एक होटल में मिलने जाता है, लेकिन वहां लिंडा उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब तक वही एडी का पूरा खर्च उठाती थी और उसी का ख्याल भी रखती थी, लेकिन एडी की लापरवाही और आलसी स्वभाव से तंग आकर वह यह फैसला लेती है। इतना ही नहीं, एडी का पहले भी मेलिसा नाम की लड़की से तलाक हो चुका होता है। उसने भी एडी के इसी व्यवहार की वजह से उसे छोड़ दिया था। इसलिए लिंडा नहीं चाहती थी कि उसके साथ भी वही सब दोबारा हो। लिंडा अब एक ऑफिस में एडिटर की नौकरी कर रही होती है, जहां उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ऑफिस की तरफ से उसे एक असिस्टेंट भी दिया गया होता है। इसलिए वह तय करती है कि अब उसे अपनी जिंदगी सही तरीके से जीनी है। यही सोचकर वह एडी से रिश्ता खत्म कर वहां से चली जाती है। लेकिन एडी को समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या करे। उसे भी लगता है कि लिंडा ने जो फैसला लिया वह बिल्कुल सही था, क्योंकि उसे खुद अपनी जिंदगी पसंद नहीं थी। तभी उसे धीरे धीरे अपनी असलियत और अपनी कीमत का एहसास होने लगता है। एडी के पिता ने भी उसे कभी अच्छी जिंदगी नहीं दी थी। शायद यही वजह थी कि उसकी जिंदगी इस हाल में पहुंच चुकी थी। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए जब वह घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने एक्स ब्रदर इन लॉ वर्नन से हो जाती है। वर्नन उसे देखकर कहता है, क्या हाल है भाई, भिखारी जैसी हालत बना रखी है, आजकल कर क्या रहे हो। एडी जवाब देता है, बस एक किताब लिख रहा हूं, मुझे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, क्या अभी भी वही डीलिंग वाला काम कर रहे हो। वर्नन कहता है, यार मिले हुए बहुत दिन हो गए, चलो कहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं। और वह एडी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां पहुंचकर एडी पूछता है, मेलिसा कैसी है। मेलिसा एडी की एक्स वाइफ होती है। इस पर वर्नन कहता है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, अब मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है, बस इतना सुना है कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यह सुनकर एडी चौंक जाता है और पूछता है, क्या मेलिसा ने मेरे बाद किसी और से शादी कर ली। वर्नन जवाब देता है, वो तो मुझे भी नहीं पता, उसकी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है। एडी मायूस होकर कहता है, अब किसी चीज में मन नहीं लगता, लिखना हो या जिंदगी, सब कुछ बहुत बोरिंग लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह हार चुका हूं। एडी की यह बात सुनकर वर्नन कहता है, अगर ऐसा है तो एक काम करो, मैं अभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में कंसल्टेंट हूं। हमारी कंपनी ने एक नई दवा बनाई है जिसे अगले साल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। उसे FDA की मंजूरी भी मिल चुकी है, एक बार इसे इस्तेमाल करके देखो। इतना कहकर वह एक गोली एडी के सामने रख देता है। गोली को देखकर एडी पूछता है, इससे होगा क्या। वर्नन कहता है, इसे लेने के बाद तुम्हारे दिमाग के सभी न्यूरल सर्किट एक्टिव हो जाएंगे। तुमने सुना होगा कि एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इस गोली को लेने के बाद तुम अपने दिमाग की 100% क्षमता का इस्तेमाल कर पाओगे। यह सुनकर एडी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वह कहता है, जरा मेरी शक्ल तो देखो, मैं पहले ही जिंदगी में बहुत हार चुका हूं, अब मुझे और डिप्रेशन में मत धकेलो। तभी वर्नन के पास एक फोन कॉल आ जाती है। वह जल्दी में उठते हुए कहता है, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन एक बार इस गोली को जरूर ट्राई करना। पता है इसकी कीमत कितनी है। सिर्फ एक गोली की कीमत $800 है।
यानी लगभग 45,000 रुपए। और अगर बाद में तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो इस पते पर आकर मुझसे मिल लेना। इतना कहकर वह अपना कार्ड एडी को देता है और वहां से चला जाता है। एडी को वर्णन की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वह बस झूठी बातें बना रहा है, इसलिए वह उस गोली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे अपनी जेब में रख लेता है और मेलिसा के बारे में सोचते हुए घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी वह हिम्मत करके वर्णन की दी हुई वही गोली निगल लेता है और जैसे ही वह अपने कमरे के पास पहुंचता है, उस गोली का असर धीरे धीरे शुरू होने लगता है। उसी समय एक महिला एडी को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है। वह उसकी मकान मालकिन होती है। एडी न तो घर की ठीक से सफाई करता था और न ही समय पर किराया देता था, इसलिए वह गुस्से में उसे घर खाली करने के लिए कह रही होती है। उसकी बातें सुनकर एडी भी काफी परेशान हो जाता है। तभी एडी द्वारा खाई गई गोली अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। उसका दिमाग पूरी क्षमता से काम करने लगता है। अचानक उसके आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी चीज उसे पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई और सुनाई देने लगती है। उसी वक्त एडी समझ जाता है कि उस महिला की जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी चल रही है। दरअसल कुछ समय पहले एडी और वह महिला रिलेशनशिप में भी रह चुके थे, इसलिए वह अपने अंदर की सारी नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन एडी पर निकाल रही होती है। लेकिन एडी उसे शांत करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें लॉ स्कूल में किसी तरह की परेशानी हो रही है? ये सुनकर वह हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता? असल में उसके बैग में संविधान की एक किताब रखी होती है। एडी तुरंत पहचान लेता है कि यह वही किताब है जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसने यही किताब करीब 12 साल पहले कॉलेज में पढ़ी थी। गोली के असर से उसकी पुरानी यादें पल भर में ताज़ा हो जाती हैं। फिर एडी उस किताब के कुछ अहम पॉइंट्स बताते हुए उसकी समस्या का हल भी समझा देता है। उसकी बातें सुनकर वह महिला बेहद प्रभावित हो जाती है। खुशी खुशी वह एडी को अपने बेडरूम में ले जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एडी की यह गजब की बुद्धि उस रहस्यमयी गोली की वजह से आई है। इसके बाद एडी अपने कमरे में लौटता है और पूरे घर की सफाई शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त होती है जैसे 10 लोग मिलकर काम कर रहे हों। कुछ ही मिनटों में वह पूरा घर चमका देता है। उससे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। बिना रुके, बिना थके वह हर काम बड़ी आसानी से पूरा करता जाता है। अपनी ही रफ्तार देखकर एडी खुद हैरान रह जाता है। उसने कई घंटों से कुछ खाया नहीं होता, सिगरेट भी नहीं पी होती और शराब पीने के बावजूद उसे जरा भी थकान महसूस नहीं होती। वह सोचने लगता है, आखिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी और जोश आया कहां से? इसके बाद वह अपनी किताब लिखना शुरू कर देता है। क्योंकि उसका दिमाग पूरी क्षमता से काम कर रहा होता है, इसलिए वह सिर्फ एक ही रात में पूरी किताब लिखकर खत्म कर देता है। अगली सुबह तक उस गोली का असर खत्म हो चुका होता है और उसका दिमाग फिर से सामान्य हो जाता है। अब उसे सब कुछ पहले जैसा ही महसूस होने लगता है। इसके बाद वह अपनी लिखी हुई किताब लेकर पब्लिशर के पास जाता है, लेकिन उसे देखकर पब्लिशर महिला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम किताब लिखोगे? वह एडी की किताब में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती, लेकिन एडी बिना बुरा माने कहता है, मैडम बस इसके 3 पन्ने पढ़ लीजिए, अगर पसंद आए तो मुझे कॉल कर दीजिए। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। घर पहुंचने से पहले ही उसके फोन पर उसी पब्लिशर का एक वॉइस मैसेज आता है। वह कहती है, एडी मैंने सिर्फ 3 नहीं 40 से भी ज्यादा पन्ने पढ़ लिए हैं। तुमने इतनी शानदार किताब आखिर लिखी कैसे? मैं सच में बहुत इंप्रेस हूं। जितनी जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलो। यह सुनकर एडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे उस रहस्यमयी गोली की असली ताकत समझ आ चुकी होती है, इसलिए वह और गोलियां लेने के लिए सीधे वर्णन के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वह देखता है कि वर्णन के चेहरे पर कई गहरे जख्म हैं। एडी तुरंत पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वर्णन जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बताओ किस लिए आए हो? वो गोली चाहिए ना? सच सच बताओ एडी, क्या तुम्हें NZT 48 पसंद आ गई? एडी कहता है, हाँ मुझे वह गोली सच में कमाल की लगी, लेकिन उसका नाम क्या है? वर्णन कहता है, अभी उसका कोई आधिकारिक नाम नहीं रखा गया है, फिलहाल उसे NZT 48 कहा जाता है। अगर तुम्हें और गोलियां चाहिए तो पहले मेरा एक काम करना होगा। मैं इस हालत में बाहर नहीं जा सकता। नीचे ड्राई क्लीनर के पास मेरा सूट रखा है, जाकर ले आओ। एडी को हर हाल में वह गोलियां चाहिए होती हैं, इसलिए वह तुरंत नीचे जाकर वर्णन का सूट ले आता है और कुछ देर बाद वापस उसके फ्लैट में पहुंचता है। लेकिन इस बार कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है। अंदर घुसते ही वह देखता है कि पूरा कमरा बुरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर हॉल में पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी ने वर्णन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी होती है। यह देखकर एडी बुरी तरह घबरा जाता है। उस पल उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अब क्या करे। फिर वह तुरंत पुलिस को फोन करके वर्णन की हत्या की सूचना देता है। इसके बाद वह अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और उन गोलियों को ढूंढना शुरू कर देता है।
लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरकार उसे एक छिपी हुई जगह मिलती है। जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर NZT-48 की ढेर सारी गोलियां रखी होती हैं। उन्हें देखते ही एडी के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद एडी पुलिस के आने का इंतजार करता है। पुलिस पहुंचने पर वह उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता देता है। पुलिस उसका फोन नंबर लेकर कहती है, जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें पूछताछ के लिए आना होगा। इतना कहकर वे उसे जाने देते हैं। इसके बाद एडी तुरंत अपने कमरे में पहुंचता है और वर्नन के पास से मिली NZT-48 की गोलियां निकाल लेता है। जैसे ही वह उन्हें खाता है, उसका दिमाग एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है। अब वह सबसे पहले अपना हेयर कट करवाता है, अच्छे कपड़े खरीदता है और फिर दोबारा किताब लिखना शुरू कर देता है। वह इतनी तेजी से लिखता है कि लगभग हर दिन एक नई किताब तैयार कर देता है। उसकी यह रफ्तार देखकर पब्लिशर भी हैरान रह जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, NZT-48 की मदद से एडी महज 3 दिनों में पियानो बजाना सीख जाता है। कुछ ही दिनों में वह कई विदेशी भाषाएं भी सीख लेता है। अब वह जो भी देखता है या पढ़ता है, सब कुछ उसके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाता है। हर काम उसे बेहद आसान लगने लगता है। उसकी पर्सनैलिटी में इतना जबरदस्त बदलाव आ चुका होता है कि लगभग हर लड़की उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। वह आसानी से लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है और उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में भी आ जाता है और उसके अंदर यह भरोसा आ जाता है कि अब वह कुछ भी कर सकता है। एक दिन एडी अपने दोस्त के साथ स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा होता है। उसकी जानकारी और समझ देखकर उसका दोस्त केविन दंग रह जाता है। तब केविन उससे पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? एडी भी इसके लिए हाँ कर देता है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वे अपने बाकी दोस्तों के साथ अलग अलग देशों की यात्राएं करने लगते हैं और महंगे होटलों में शानदार जिंदगी का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एडी सोचता है, सिर्फ किताबें लिखकर मैं जल्दी अमीर नहीं बन सकता। अगर मुझे सच में बहुत पैसा कमाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। यही सोचकर वह स्टॉक मार्केट को बहुत गहराई से समझना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह $800 निवेश करके $2000 कमा लेता है। फिर अगले ही ट्रेड में $7500 का मुनाफा कमाता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी कमाई भी कई गुना बढ़ने लगती है। फिर वह फैसला करता है कि अगर एक साथ बड़ी रकम निवेश की जाए तो उससे और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता और बैंक भी उसे कोई लोन देने से मना कर देते हैं। मजबूर होकर वह एक बड़े फाइनेंसर से मिलने जाता है जिसका नाम गेन्नाडी होता है। शुरुआत में गेन्नाडी उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। तब एडी अपने स्टॉक मार्केट के ज्ञान के बारे में बताता है और कहता है, मैं इस पैसे को मार्केट में लगाकर कई गुना बढ़ा दूंगा और आपको अच्छा खासा ब्याज भी दूंगा। आखिरकार गेन्नाडी उसे मनचाही रकम दे देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है, अगर तय समय पर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। एडी को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वह जोखिम उठाते हुए गेन्नाडी की हर शर्त मान लेता है। इसके बाद वह पूरे दिन पूरी एकाग्रता के साथ ट्रेडिंग करने लगता है। जिस तरह वह शेयर चुनता है और ट्रेड करता है, उसे देखकर आसपास बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लगातार ट्रेडिंग करते करते हफ्ते के आखिर तक उसके अकाउंट में पूरे $2 मिलियन जमा हो जाते हैं। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है और मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों से एडी को नौकरी के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान एक दिन लिंडा एडी से एक होटल में मिलने आती है। वही लिंडा जिसने कभी यह सोचकर उसे छोड़ दिया था कि एडी अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब एडी की कामयाबी देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। जब वह एडी को वेटरों से अलग अलग भाषाओं में बात करते हुए देखती है तो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही एडी है जिससे वह कभी प्यार करती थी। उस दिन के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनका रिश्ता दोबारा शुरू हो जाता है और वे अक्सर मिलने जुलने लगते हैं। उधर एडी की कामयाबी की खबरें अब अखबारों में भी छपने लगती हैं। ये देखकर लिंडा बेहद खुश होती है, लेकिन उसी दौरान एडी की नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो काफी देर से चुपचाप उसी पर नजर रखे हुए होता है। ये देखते ही एडी तुरंत लिंडा को लेकर वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन केविन एडी को अपने बॉस से मिलवाने के लिए बुलाता है। रास्ते में वह अपने बॉस के बारे में बताते हुए कहता है कि वे बहुत बड़े और अनुभवी बिजनेसमैन हैं। थोड़ी ही देर में केविन के बॉस वैन लून वहां आ जाते हैं। एडी से मिलते ही वह पूछते हैं, तुम इतनी सटीक तरीके से प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स कैसे चुन लेते हो? आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है? एडी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं एक खास तरह की टैबलेट लेता हूँ। इसके बाद वह वैन लून को बताता है कि उसने शेयर मार्केट से अब तक कितना पैसा कमाया है और आगे कितनी बड़ी कमाई कर सकता है। उसकी बातें सुनकर वैन लून भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वह एडी को अपनी कार में बैठाकर कहते हैं,
मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तुम सच बोल रहे हो या झूठ, यह भी नहीं जानता। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और शेयर मार्केट में मेरे इतने सालों के अनुभव से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इतनी जल्दी इतना बड़ा मुनाफा कमाना बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभव और ज्ञान चाहिए। तुमने यह सब कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से तुम शेयर चुनते हो वह तरीका मुझे बेहद पसंद आया है। इसके बाद वह एडी को एक फाइल देते हुए कहते हैं, इन कंपनियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? एडी पूरी फाइल ध्यान से पढ़ता है और कहता है, इन कंपनियों का भविष्य अच्छा नहीं है। अगर आपने इनमें निवेश किया तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। यह सुनकर वैन लून कहते हैं, इनमें से एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है। मर्जर के बाद दोनों का भविष्य कैसा रहेगा, इसका पूरा विश्लेषण करके कल मुझे बताना। एडी भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह सोचते सोचते सड़क पर चल रहा होता है कि तभी NZT48 के साइड इफेक्ट्स शुरू होने लगते हैं। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करने लगता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि वह कहाँ जा रहा है। समय कब निकल जाता है इसका भी उसे एहसास नहीं होता। वह कहाँ है, क्या कर रहा है, सब कुछ धुंधला और उलझा हुआ लगने लगता है। उसी रात वह एक महिला के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन बाद में उसे वह घटना भी ठीक से याद नहीं रहती। इसके बाद जब वह घर लौट रहा होता है तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे कौन थे यह भी उसे समझ नहीं आता। तब एडी टीवी पर देखे हुए फाइटिंग मूव्स को याद करता है और उसी तरह लड़ते हुए सभी हमलावरों को बुरी तरह पीटकर वहां से बच निकलता है। कुछ देर बाद अचानक उसे एहसास होता है कि वह एक पुल पर खड़ा है, लेकिन वह वहां कैसे पहुंचा उसे बिल्कुल याद नहीं रहता। घर से निकले हुए कई घंटे बीत चुके होते हैं। इस दौरान वह कहाँ था और क्या कर रहा था उसे कुछ भी याद नहीं होता। लड़ाई की वजह से उसके पैर में भी काफी चोट लग चुकी होती है। फिर भी किसी तरह वह अपने कमरे तक वापस पहुंच जाता है। अगले दिन वह वैन लून द्वारा दी गई फाइल पढ़ने बैठता है, लेकिन उस दिन वह NZT48 नहीं लेता, इसलिए उसका मूड बिल्कुल खराब रहता है। वह सामान्य तरीके से सोच भी नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे वह उस टैबलेट का आदी बन चुका हो। इसी वजह से वह केविन को फोन करके कहता है, आज मैं वैन लून से मिलने नहीं आ पाऊंगा। लेकिन केविन उसे समझाते हुए कहता है, एडी, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। किसी भी तरह आज उनसे जरूर मिलो। आखिरकार एडी मजबूरी में वैन लून से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें उन कंपनियों के बारे में अपनी पूरी राय बताने लगता है। तभी टीवी पर एक खबर चलती है कि एक महिला की हत्या हो गई है, और वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसके साथ पिछली रात एडी इंटीमेट हुआ था। यह खबर देखते ही एडी बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वैन लून से क्या बात करे। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टी जैसा महसूस होता है, इसलिए वह तुरंत बाहर जाकर उल्टी कर देता है। इसके बाद वह वापस आकर वैन लून से मुलाकात पूरी करता है और सीधे अपने कमरे में लौट जाता है। कमरे में बैठकर वह बार बार यही सोचने लगता है, कहीं उस महिला का कत्ल मैंने ही तो नहीं कर दिया। लेकिन पिछली रात की कोई भी बात उसे याद नहीं आती। इसी बीच उसकी एक्स वाइफ मेलिसा का फोन आता है। एडी उससे कहता है, मुझे अभी तुमसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों एक होटल में मिलने का फैसला करते हैं। होटल जाने से पहले एडी कुछ लोगों को फोन करके यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या NZT48 कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तभी उसे फिर वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। एडी उसे देखकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। डर के मारे एडी तेजी से भागता है और बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर निकल जाता है। इसके बाद वह होटल में मेलिसा से मिलता है। जैसे ही मेलिसा एडी को देखती है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि एडी NZT48 ले रहा है, क्योंकि वह खुद भी पहले यही टैबलेट लिया करती थी। इसी टैबलेट की वजह से उसे भी एक बहुत अच्छी नौकरी मिली थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर पर भी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। इसीलिए उसने NZT48 लेना पूरी तरह छोड़ दिया था। अब उसकी सेहत काफी खराब हो चुकी होती है, इसलिए वह एडी से कहती है, तुम भी जितनी जल्दी हो सके यह टैबलेट लेना बंद कर दो। मेलिसा बताती है कि टैबलेट छोड़े हुए उसे पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। फिर वह एडी को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर तुम्हारे पास अभी भी ये टैबलेट है तो इन्हें अचानक मत छोड़ना, धीरे धीरे इनकी डोज कम करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद एडी अपने घर वापस लौट रहा होता है। तभी रास्ते में गेन्नाडी उसका रास्ता रोककर पूछता है, मेरे पैसे कहाँ हैं? एडी जवाब देता है, अभी मेरे पास कैश नहीं है, मैं तुम्हें चेक दे देता हूं। लेकिन गेन्नाडी गुस्से में आकर एडी को मारने लगता है। उसी दौरान एडी के हाथ से NZT48 की एक गोली नीचे गिर जाती है। उसे देखकर गेन्नाडी सोचता है कि शायद यह कोई ड्रग है, और बिना कुछ सोचे समझे वह उसे निगल जाता है। गोली खाते ही उसका दिमाग भी पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है।
इसी बीच एडी उसे चेक दे देता है, इसीलिए गेन्नाडी वहां से चला जाता है। उधर एडी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। अब वह इतना कमजोर हो गया होता है कि उसे लगता है अगर अभी NZT-48 नहीं मिली तो शायद वह जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए वह सीधे लिंडा के ऑफिस पहुंचता है और अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब उससे बता देता है। फिर वह कहता है, मेरे पास रखी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए मैंने कुछ गोलियां तुम्हारे घर में एक डिब्बे के अंदर छिपा कर रखी थीं। मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, क्या तुम जाकर उन्हें मेरे लिए ले आओगी? लिंडा तुरंत उसके घर जाती है, वह डिब्बा निकालती है और गोलियां लेकर वापस ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन तभी वही रहस्यमयी आदमी जो काफी समय से एडी का पीछा कर रहा था, इस बार लिंडा पर हमला करने आ जाता है। डर के मारे लिंडा टैक्सी से उतरकर सड़क पर मौजूद 2 लोगों से मदद मांगती है। दोनों उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चाकू निकालकर उन दोनों की हत्या कर देता है। ये देखकर लिंडा दौड़कर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है और हर जगह उसे ढूंढने लगता है। लिंडा पूरी तरह घबरा जाती है और तुरंत एडी को फोन करके सारी बात बता देती है। एडी उससे कहता है, डरो मत, घबराओ मत लिंडा, तुम्हारे बैग में जो गोलियां हैं उनमें से एक अभी खा लो, उसके बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि उससे कैसे बचना है। लिंडा तुरंत NZT-48 की एक गोली खा लेती है। कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग भी पूरी क्षमता से काम करने लगता है। अब उसे अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज साफ दिखाई देने लगती है, यहां तक कि लोगों के पास मौजूद हथियार भी उसकी नजर से नहीं बचते। उसी समय उसकी नजर एक छोटे बच्चे के पैरों में पहने स्केटिंग शूज पर पड़ती है, जिनकी ब्लेड बेहद तेज होती है। वह तुरंत उस बच्चे की तरफ दौड़ती है। उसे भागता देखकर वह हमलावर भी उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, लिंडा बच्चे को गोद में उठा लेती है और उसके स्केटिंग शू की तेज ब्लेड से उस आदमी पर जोरदार हमला कर देती है। इस हमले से वह बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद लिंडा सुरक्षित तरीके से गोलियां लेकर एडी के पास पहुंचती है और उसे एक गोली दे देती है। गोली खाते ही एडी की हालत फिर से सामान्य हो जाती है। उसके बाद दोनों उस रात एक होटल में रुकते हैं। वहां एडी लिंडा से कहता है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं किसी भी तरह यह टैबलेट लेना छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। लिंडा भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद एडी अपनी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड रख लेता है और अब तक हुई सारी घटनाएं उन्हें बता देता है। फिर वह वैन लून से मिलकर कहता है, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया। इसके बाद वह उनकी दी हुई कंपनियों का बेहद गहराई से विश्लेषण करके समझाता है। उसकी बातों से वैन लून काफी प्रभावित हो जाते हैं। अब एडी धीरे धीरे NZT-48 की डोज कम करना शुरू कर देता है। साथ ही वह शराब पीना भी पूरी तरह छोड़ देता है। वह अपने सूट के अंदर एक गुप्त जेब बनवाता है और हमेशा NZT-48 की गोलियां उसी में छिपा कर रखता है। इसी दौरान वह एक वैज्ञानिक से मिलता है और उसे NZT-48 का एक सैंपल देकर कहता है, अगर आप 6 दिनों के अंदर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही गोलियां तैयार कर दें तो मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा। वैज्ञानिक भी उसकी बात मान जाता है। समय के साथ एडी और वैन लून के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एडी NZT-48 की डोज बहुत सीमित मात्रा में लेने लगता है ताकि ओवरडोज न हो। इसी वजह से उसे कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन एक दिन कोई उसके कमरे में घुसकर हर जगह NZT-48 की गोलियां ढूंढने लगता है। हालांकि गोलियां हमेशा एडी के पास ही रहती हैं, इसलिए वे सुरक्षित बच जाती हैं। यह देखकर एडी समझ जाता है कि अब इस कमरे में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह घर छोड़ देता है और अपनी सुरक्षा के लिए एक हाई सिक्योरिटी बंकर जैसा नया घर खरीद लेता है। कुछ समय बाद गेन्नाडी फिर उसके पास आता है और कहता है, अगले हफ्ते मुझे NZT-48 की 20 गोलियां चाहिए। लेकिन एडी साफ मना कर देता है। वह कहता है, तुम्हारे सारे पैसे मैं पहले ही लौटा चुका हूं, अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर गेन्नाडी गुस्से में कहता है, अगर अगले हफ्ते तुमने मुझे वो गोलियां नहीं दी तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। इतना कहकर वह उसे धमकी देता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन एडी उसकी धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। अब अगला कदम था मिस्टर हेडवुड के साथ होने वाले एग्रीमेंट पर साइन करना। इसके लिए सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उस दिन वे मीटिंग में नहीं आते। कुछ देर बाद उनकी पत्नी वहां पहुंचकर कहती हैं, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इस एग्रीमेंट को फिलहाल टाल दीजिए और इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिए। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। मिस्टर हेडवुड का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी आदमी होता है जो काफी समय से एडी का पीछा कर रहा था। उसे देखते ही एडी समझ जाता है कि मिस्टर हेडवुड भी NZT-48 का इस्तेमाल करते थे और यही वजह थी कि वह आदमी लगातार एडी के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे उन गोलियों की तलाश थी।
एडी यह भी समझ जाता है कि गोलियां खत्म हो जाने की वजह से ही मिस्टर हेडवुड की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी। इसी बीच पहले जिस महिला की हत्या हुई थी उसके केस के लिए एडी एक वकील रख चुका होता है। एक दिन उसी केस की पूछताछ के लिए पुलिस एडी को थाने बुलाती है। वहां औपचारिक प्रक्रिया के तहत सभी संदिग्ध लोगों की तस्वीरें ली जाती हैं, जिनमें एडी की फोटो भी शामिल होती हैं। उस समय एडी अपना कोट अपने वकील के पास छोड़ देता है। बाद में कोट वापस लेकर वह वैन लून से मिलने चला जाता है। वहां वैन लून कहते हैं, मिस्टर हेडवुड इस समय कोमा में हैं, इसलिए उनकी कंपनी का हमारी कंपनी के साथ मर्जर होना अब बहुत मुश्किल है। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? इस विषय पर सही तरीके से बात करने के लिए एडी को NZT-48 की जरूरत पड़ती है। वह बाथरूम में जाकर गोली निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जेब में एक भी गोली नहीं होती। उसे बिल्कुल याद नहीं आता कि वह गोलियां आखिर कहां खो गईं। उसी समय गेन्नाडी एडी के दोनों बॉडीगार्ड्स की हत्या करके उनके कटे हुए हाथ एक पार्सल में भेज देता है। यह देखकर एडी समझ जाता है कि अब गेन्नाडी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वह तुरंत अपने हाई सिक्योरिटी बंकर में चला जाता है। वहां टीवी देखते समय उसे पता चलता है कि मिस्टर हेडवुड ने भी उसी वकील को अपना पर्सनल लॉयर बना रखा था, जिसे एडी ने अपने केस के लिए रखा था। तभी एडी को समझ आता है कि उसकी NZT-48 की गोलियां उसी वकील ने चुराई थीं। इसी दौरान अचानक कोई उसके बंकर के अंदर घुस आता है। जब एडी देखता है तो सामने गेन्नाडी और उसके हथियारबंद आदमी खड़े होते हैं। इस बार गेन्नाडी को पैसे नहीं चाहिए होते, उसे सिर्फ NZT-48 की गोलियां चाहिए होती हैं। लेकिन अब एडी के पास भी एक भी गोली नहीं बची होती, इसीलिए वह उनके सामने खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। उसे लगता है कि उनके हाथों मरने से बेहतर है कि वह खुद अपनी जान दे दे। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक NZT-48 की गोली भी होती तो मैं इन सब का आसानी से सामना कर सकता था। उसी पल उसे अचानक एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसने एक गोली घर में रखे एक पुराने डिब्बे के अंदर छिपा कर रखी थी। वह तुरंत उस डिब्बे को ढूंढता है और आखिरकार उसे वह गोली मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वह उसे लेने जाता है, गेन्नाडी और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। एडी के हाथ से गोली नीचे गिर जाती है। गेन्नाडी उसे उठाकर कहता है, यही है वो चीज जिसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वह उस गोली को निगलने की बजाय सीधे इंजेक्शन के जरिए अपने शरीर में पहुंचा देता है। कुछ ही सेकंड में उसका दिमाग भी बेहद तेजी से काम करने लगता है। लेकिन हमला करने से पहले ही एडी मौका देखकर उसे चाकू मार देता है। इसके बाद एडी उसका खून पीने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि NZT-48 का असर अब उसके खून में भी मौजूद है। और ठीक वैसा ही होता है जैसा एडी ने सोचा था। उस खून के जरिए NZT-48 का असर फिर से एडी के शरीर में पहुंच जाता है और उसका दिमाग एक बार फिर पूरी क्षमता से काम करने लगता है। इसके बाद एडी अपनी असाधारण बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां मौजूद सभी गुंडों को मार गिराता है और सुरक्षित वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह उसी ड्राइवर से मिलने जाता है जो इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा था। ड्राइवर एडी से कहता है, मेरे बॉस इतने दिनों से कोमा में थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत हो चुकी है। वे भी वही NZT-48 लेते थे जो तुम लेते हो, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तभी वे कोमा में चले गए। ये सुनकर एडी पूछता है, अगर मेरे वकील ने मेरी गोलियां चुरा ली थीं, तो उसने वे गोलियां तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं दी? तभी दोनों को समझ आ जाता है कि उस वकील ने अपने ही मालिक के साथ धोखा किया था। इसके बाद एडी और वह ड्राइवर मिलकर उस वकील के घर पहुंचते हैं। ड्राइवर वकील को बांध देता है, जबकि एडी उसके घर में छिपाकर रखी NZT-48 की सारी गोलियां अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद कहानी सीधे 1 साल आगे बढ़ जाती है। अब एडी की लिखी हुई किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी होती हैं। इतना ही नहीं, वह अब सीनेटर के चुनाव में भी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो चुका होता है। इसी दौरान फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया एडी का पुराना दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर वैन लून उससे मिलने आता है। वह एडी से कहता है, देखो, तुम हर काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? तुम्हारा दिमाग हमेशा इतना हाइपर एक्टिव कैसे रहता है? इसका राज मुझे पता चल गया है। जिस कंपनी में तुम्हारी वो गोलियां बनती थीं, मैंने उसी कंपनी को खरीद लिया है, और जिस लैब में वे गोलियां तैयार होती थीं, उसे भी हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। यानी अब तुम्हें वो गोलियां कभी नहीं मिलेंगी। इसके बाद वह एडी के सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आगे भी लगातार NZT-48 मिलती रहे, तो तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। जिस दिन तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बनोगे, उस दिन से तुम्हें मेरे हर काम में मेरा साथ देना होगा। लेकिन एडी बिना एक पल सोचे उस ऑफर को सीधा ठुकरा देता है। वह साफ साफ कहता है, मैं किसी भी हाल में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। दरअसल वैन लून को पूरा भरोसा होता है कि एक दिन एडी अमेरिका का राष्ट्रपति जरूर बनेगा, लेकिन एडी अपनी ताकत और अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना चाहता है। इसलिए वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है।
क्योंकि उसे अच्छी तरह पता होता है कि वैन लून उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने गैर कानूनी धंधों को और बढ़ाने के लिए करना चाहता है। इसके बाद एडी मुस्कुराते हुए कहता है, जिस दवा को तुम बंद करवाने की बात कर रहे हो उसे मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपनी खुद की लैब में उस दवा को मॉडिफाई करके उसके सारे साइड इफेक्ट्स हमेशा के लिए खत्म कर दिए। फिर उसका पहले से भी ज्यादा पावरफुल एडवांस्ड वर्जन तैयार किया। उसे मैंने सिर्फ एक बार लिया था। अब बिना कोई गोली खाए ही साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे उसका असर मेरे दिमाग और शरीर में लगातार बना रहता है। यह सुनकर वैन लून उसे धमकी देता है कि वह एडी का यह राज पूरी दुनिया के सामने खोल देगा। तभी एडी सामने सड़क की तरफ देखकर कहता है, कुछ ही सेकंड में सामने वाली कार आगे चल रही कार से टकराने वाली है। और अगले ही पल ठीक वैसा ही होता है। दोनों कारें आपस में टकरा जाती हैं। फिर एडी वैन लून की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे 50 कदम आगे चल रहा हूं, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। यानी अब एडी का दिमाग इतना विकसित हो चुका होता है कि वह होने वाली घटनाओं का भी पहले से अंदाजा लगा सकता है। इसके बाद एडी वैन लून के सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, आगे चलकर तुम्हें दिल से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं होने वाली हैं, इसलिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखना। ये सुनकर वैन लून समझ जाता है कि अब एडी से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि हर मामले में एडी अब उससे कई कदम आगे निकल चुका है। इसके बाद वह चुपचाप अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। आखिरी सीन में एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने एक चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां एडी वेटर से सीधे चीनी भाषा में खाना ऑर्डर करता है। यह देखकर लिंडा सोच में पड़ जाती है कि क्या एडी ने सचमुच NZT-48 छोड़ दी है या फिर वह आज भी उसे इस्तेमाल कर रहा है। जब वह लगातार उसे देखती रहती है तो एडी मुस्कुराकर सिर्फ इतना पूछता है, What? तो दोस्तों, यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। इस फिल्म से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। कई बार हम अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। हम खुद ही मान लेते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा और आलस या बुरी आदतों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग और अपनी काबिलियत का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। यही बात ये फिल्म हमें शानदार तरीके से समझाती है। लेकिन एक जरूरी बात, इस फिल्म में दिखाई गई NZT-48 सिर्फ एक काल्पनिक दवा है। असल जिंदगी में किसी भी तरह की गोली, ड्रग या दवा लेकर अपनी बुद्धि बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अपनी मेहनत, अनुशासन और प्राकृतिक तरीके से सीखने पर भरोसा रखिए, वही आपको असली सफलता दिलाएगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।